तुम्हारी आवश्यकता हर जगह पड़ी हुई है, तुम न होते तो ज़िंदगी आसान नहीं होता, आसान भी क्या ज़िंदगी है, फिर हम लोग बेकार ना होते। लेकिन फिर भी हम क्या कहें, तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जाता। हम सुबह उठते हैं फिर भी तुम्हें ही चलाते हैं, शाम में बैठते हैं फिर भी तुम होते हो, रातों के यादों में भी तुम होते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, एनआईएस बोर्ड का जो पार्ट बी है हमारा डाटा एंट्री का, इसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, कितने पार्ट हैं और क्या क्या इसका वर्क होता है। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसके आउटपुट उपकरण जो होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसके बारे में हम क्या जानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आउटपुट उपकरण डाटा को संधारित करने का उपयोक्ता को जानकारी वापस लौटाता है। कुछ आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण जैसे हैं, देखिए कंप्यूटर में जो होता है बहुत से आउटपुट उपकरण होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लैशर, स्पीकर। तो इनका क्या कार्य है हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या उपयोग किया गया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो मुझे भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। आपके क्षेत्र में जो भी एनआईएस में बच्चे पढ़ते हैं या कंप्यूटर लेते हैं, क्या पता उनको कुछ हेल्प मिल जाए, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये तो हिंदी है, हमारा राष्ट्रीय भाषा है। और आप, मुझे पता है कि कंप्यूटर चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, समझना आपने है, क्योंकि समझ जाओगे तभी वो आपके लिए आसान बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूरी कहूँगा कि एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों को जरूर बताइए। और एक बार फिर से कि वीडियो को पूरा देखिए, कि पूरा देखिएगा तभी हर एक पार्ट के बारे में आपको समझ में आएगा, तभी आप सोच पाओगे। अधूरा जानकारी आपके लिए खतरनाक होता है, ये सदैव मैं कहता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, अधूरा जानकारी रखने वाले व्यक्ति हमेशा गलत चीज़ें ही करता रहता है और बाद में क्या करता है, वो बार बार उसी वीडियो को देखने की कोशिश करता है। इसलिए एक बार देखिए, एक बार समझिए और पढ़े मारिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार अगर समझ लीजिएगा तो शायद आपके लाइफ टाइम काम आएगी। क्योंकि जीवन में देखिए, हमारा पढ़ाई जो होता है जीवन में हर एक क्षेत्र में हमें काम आता है। आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि भाई हम क्या करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मैथमेटिक में जो हम ये ट्रायंगल वंगल बनाते हैं उसका हमारे लाइफ में क्या महत्व रखता है, हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका क्या महत्व है, रचना करते हैं उसका क्या महत्व है। दोस्तों, हर चीज़ का अपने जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप उसको पढ़ाई के बेस पे लेके जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप पढ़ाई के बेस में लेके नहीं जाओगे तो क्या समझ में आएगा। चलिए अधिक बात ना करके हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है मॉनिटर, जैसे आप देख रहे होगे मॉनिटर है। मॉनिटर के बारे में दो राय आप लोगों को तो है नहीं। मॉनिटर आजकल जो है LCD LED में आ चुका है, जो बहुत ही पतला हो गया। पहले मॉनिटर जो होता था, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, मोटे तौर पे होते थे, जिसको संग्रहित करना रखना बहुत मुश्किल पड़ गया है। लेकिन आज के समय में इतना पतला है कि कहीं भी आप रख सकते हो, बहुत थिन बना दी गई है। तो क्योंकि इस आजकल के समय जो आधुनिक है उसका आजकल प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें क्या है, फिर भी हम देखते हैं इसमें है क्या हमारे लिए, क्योंकि पेपर में तो इसी डाटा एंट्री के ऑपरेशन सेशन से ही आएगा। ठीक है, जिसमें हमें कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो सभी आउटपुट उपकरणों को मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, उपकरणों में से मॉनिटर संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है। देखिए मॉनिटर नहीं रहेगा ना तो आप किसी चीज़ को आप देख भी नहीं पाओगे, चाहे जो मर्जी आप कर लो, लेकिन जो मॉनिटर है इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि लोग दूसरे उपकरणों की तुलना में इसका प्रयोग अधिक करते हैं। विंडोज एलिडेटर कार्ड के मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित होती है, यानी वो जो चीज़ होती है वो आपको सामने प्रदर्शित की जाती है कंप्यूटर के डेस्कटॉप के थ्रू ही। DP के अंदर संसाधित जानकारी जिसे प्रदर्शित करना आवश्यक है, वीडियो एडिटर की भेजा जाता है। यह वीडियोस एडिटर जानकारी के प्रारूप को उसी प्रकार परिवर्तित करता है जैसे कि टेलीविज़न जानकारी को प्रदर्शन करता है, जो उसे केबल सर्विस द्वारा भेजा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के साथ कम उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर के दो मूलभूत प्रकार है, एक तो है CRT और एक है LCD। CRT और LCD की क्या होती है उसके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे कि CRT क्या होती है। CRT का मतलब यही होता है कैथोड रे ट्यूब्स होते हैं, और LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसके बारे में तो हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंप्यूटर के अगर क्षेत्र में गए हुए कंप्यूटर पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें बताया गया पहले कैथोड रे ट्यूब, जैसे CRT बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में आ सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। CRT एक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एक विशिष्ट मॉनिटर है जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हो। यह एक टेलीविज़न की स्क्रीन की तरह दिखाई देता है और उसी की तरह कार्य भी करता है। इस प्रकार के मॉनिटर बड़ी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता है, जिन्हें हम कैथोड रे ट्यूब यानी CRT कहा जाता है। यानी ये CRT का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ विजुअल हो जाती है। उसके बाद है LCD।
लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले, इस प्रकार के मॉनिटर को प्लेट पैनल मॉनिटर भी कहा जाता है। प्लेट की तरह, बिल्कुल प्लेट की तरह होती है। इसमें से अधिकांश छवियों की प्रस्तुति के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। इन दिनों एलसीडी मॉनिटर बहुत ही लोकप्रिय है। देखिएगा आज हर समय हर जगह पर इसका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है। जब लोग विभिन्न मॉनिटर की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं तब ये मॉनिटर के रेजोल्यूशन की बात भी करते हैं। रेजोल्यूशन जो होती है बहुत ही ज़रूरी होती है, उसकी क्षमता जो कितनी पावर से दिखाती है। अधिकतर मॉनिटरों को रिजोल्यूशन जो होती है 800 to 600 इंटू होती है, पिक्सल होती है, जो कि उसके साइज बता रहा है। उच्च कोटि के मॉनिटर का रेजोल्यूशन जो होती है 1024 से 768। आपने देखा भी होगा जब कुछ मोबाइल बनाते हो तो रेजोल्यूशन दिखाती है कि क्वालिटी कितनी चली पर जाएगी और कितनी पिक्सल जो है ये एक्सेप्ट कर सकती है मॉनिटर। पिक्सल या फिर हम 1280 to 1024 पिक्सल भी कह सकते हैं, यानी इसकी जो क्षमता होती है इतनी रेजोल्यूशन तक आपको दिखा सकता है कोई भी पिक्चर क्वालिटी को, जो कि एक विशिष्ट अपना स्थान रखता है। ठीक है, आज का मॉनिटर उच्च रेगुलेशन या निम्न रेगुलेशन में उपलब्ध होते हैं। आजकल देखोगे कि वीडियो भी जो होती है छोटे लो रेगुलेशन की भी होती है और हाई रेगुलेशन भी होती है, जो कि बोलने की तो बात है ही नहीं अभी। अगला टॉपिक जो है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर से तो नाम से ही आपको पता है कि कोई चीज़ को जो है हम बाहर दृश्यमान करना चाहते हैं तो उसको हम प्रिंटर का उपयोग करेंगे। कंप्यूटर पर दस्तावेज बनाने वाला की हार्ड प्रति यानी प्रिंट आउट लेने के लिए उसे एक प्रिंटर पर भेजा जाता है। कुछ प्रिंटर विशेष सुविधाएं प्रदान करता है जैसे कि रंगीन और विशेष पुष्ट स्वरूप। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रिंटर इस प्रकार है। आजकल के समय में कौन कौन से जो है प्रिंटर उपयोग किया जाता है हम उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा है लेजर पेंटर, दूसरा है इंक लेजर पेंटर, तीसरा है डॉट मैटिकल्स पेंटर, उसके बाद लाइन पेंटर। इसमें सबसे पहला हमारा जो आता है लेजर पेंटर क्या होती है। लेजर पेंटर उच्च गुणवत्ता के प्रिंट का उत्पादन करता है, यानी बहुत ही उच्च गुणवत्ता होती है। गुणवत्ता समझ सकते हो कि इसकी हाई क्वालिटी होती है। इसका उपयोग एक तो प्रकाशन क्षेत्र में किया जाता है। यह अत्यधिक तीव्र होता है और इसमें आवाज़ नहीं होती है। इसके अतिरिक्त लेजर पेंटर का संचालन करना बहुत आसान होता है। इसमें स्वचालित रूप से पेपर की लोडिंग होती है। सबसे तेज़ गति वाला लेजर पेंटर प्रति मिनट यानी 200 मोनोमैक्रो पेज और 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकता है, यानी प्रति मिनट के हिसाब से इतना प्रिंट करने की इसकी क्षमता है। इसके 200 है, इसके रंगीन पेज को 100 है। तो काफ़ी दोस्त इसकी खासियत है, जैसे कि आपको चित्र में भी लेजर पेंटर के बारे में दिख रहा होगा। तो इसी खासियत की वजह से ये काफ़ी प्रचलित भी है। अगला जो हमारा क्या है इंक लेजर पेंटर। इंक लेजर पेंटर करीबन 64 नोजल का उपयोग कर कागज़ पर सीधे स्याही छिड़क कर छवि का निर्माण करता है। यद्यपि इस छवि का निर्माण करता है वह आमतौर पर लेजर पेंटर इतनी स्पष्ट नहीं होती है, किंतु उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। आमतौर पर इंक जेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और लेजर पेंटर के बीच का एक अच्छा विकल्प है, यानी विकल्प बनाया गया है इसमें कि एक बार वो छिड़क देता है सारा इंक और फिर जाकर उसमें प्रिंट करता है, जैसे आप देख सकते हो। लेजर पेंटर की तरह इंकलेस प्रिंटर भी शांत और सुविधाजनक है, लेकिन इसकी गति बहुत ही तेज़ नहीं है, यानी गति की वजह से इसको अधिक मान्यता नहीं है। डैश मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में इंक जेट प्रिंट अधिक महंगा होता है, लेकिन लेजर पेंटर की तुलना में इसकी कीमत जो है आधी मानी जाती है। तो ये भी प्रिंटर जो है लेकिन खास है, लेकिन इसको बहुत ही कम जगहों पर उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे नाम से ही लग रहा है डॉट मैट्रिक पेंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक समय बहुत ही लोकप्रिय था। ये बहुउपयोगी और सस्ता आउटपुट उपकरण था। डॉट मैट्रिक प्रिंट में प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट में सूजन में छवि का निर्माण कर देता है। डॉट्स में इसका जो छवि का है निर्माण कर देता है। इसी कारण से इसका नाम डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। इसकी गति कैरेटेक्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। हालांकि यह सस्ता है परंतु अधिक शोर करता है और निम्न गुणवत्ता के प्रिंट करता है, यानी बहुत ही इसकी जो गुणवत्ता होती है बहुत ही निम्न तरीका से है। और दूसरी बात है ये शोर भी काफ़ी करता है, तो इस वजह से इसको काफ़ी मान्यता नहीं दी जाती है। उसके बाद है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का उपयोग सामान्यतः विशाल कंप्यूटर के साथ डेस्कटॉप आधारित डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट के लिए किया जाता है। लाइन प्रिंटर तीव्र गति का प्रिंटर है जिसकी गति प्रति मिनट 100 से 3800 लाइन होती है, यानी ये 100 लाइन तक लिखने की क्षमता रखती है। विगत समय में लाइन प्रिंटर के प्रिंट को गुणवत्ता उच्च नहीं थी। प्रौद्योगिकी में विकास के साथ लाइन प्रिंटर के प्रति गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार किया गया और इसकी कीमत लाखों रुपया में आजकल आंकी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया इस तरह के प्रिंटर हुआ करता जो काफ़ी महंगे थे, इसकी कीमत लाखों में जाती थी। उसके बाद है प्लास्टर। प्लास्टर एक विशेष तरह की आउटपुट उपकरण है जो प्रिंट की
तरह ही भिन्न तरीके से कागज़ पर चित्रों का निर्माण करता है। विशाल आरेख या छवियों का निर्माण करने के लिए पैटर्न डिजाइन किए गए हैं, जैसे भवनों की निर्माण योजना एवं यांत्रिक वस्तुओं के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना। प्लास्टर उसी पोर्ट में जोड़ा जा सकता है जिसे प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लिप रैंक में विभिन्न रंगों से प्लानर की श्रृंखला और रोबोटिक ऑफ प्लांटर के भाग हैं। प्लांटर जो होती है कंप्यूटर के निर्देश ग्रहण करता है, वे रंग और लाइन के शुरू और अंत करने का निर्देश भी देता है। इस जानकारी के साथ प्लास्टर अपने आम से सही रंग से उठता है और उसे निर्देशों की शुरुआत पर लाकर पेन को कागज़ की सतह पर रखता है और निर्देशिक को अंत तक चित्रित करता है। बहुत छोटी सीधी रेखा का श्रृंखला बनाते हुए प्लास्टर वक्र रेखाओं का निर्माण भी करता है। प्लास्टर सामान्य रूप से 2 डिज़ाइन में आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसके, ठीक है, फ्लैट बेड और ड्रम फ्लैट। ठीक है, जो इसकी प्लेट बोर्ड होती है, छोटे प्लास्टर जिन्हें मेज़ पर रखा जाता है और इसमें कागज़ के आकार, ठीक है, आकार की सीमा होती है। उसके बाद ड्रम, ये प्लास्टर बड़े आकार के होते हैं जो असीमित लंबाई के कागज़ को रोल का उपयोग करता है। तो ये जो है अपनी विशेष खासियत है, क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक तो प्लेट बोर्ड है और ड्रम तो नाम से ही पता लग रहा है कि ड्रम आकार की है। ऐसे छोटे प्लेट जिनमें मेज़ पर रखा जा सकता है, बहुत ईजी रहता है इसको रखना। उसके बाद है स्पीकर। स्पीकर जैसे नाम से ही आपको पता है कि ये जो होती है किसी भी आवाज़ को बाहर करती है। स्पीकर एक अन्य प्रकार का आउटपुट उपकरण है जिसका उपयोग संगीत और बातचीत करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है स्पीकर के बारे में आपको नॉलेज ही है कि इसमें जो मैग्नेट होती है इसका में उपयोग किया जाता है और बहुत ही आसानी से जो है आवाज़ को कन्वर्ट करके आपके तक पहुँचाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी है, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे हमने अभी हार्डवेयर के बारे में सबके बारे में पढ़ा है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में आ जाता है कि सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर स्वयं ही कुछ नहीं कर सकता है, उपयोगकर्ता कंप्यूटर का निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कंप्यूटर के विशेष अनुक्रम के निर्देश का सेट देना होता है। निर्देश को, इस सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग जो करेंगे वही वो करेगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशेष कार्य को विशेष क्रम में करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर का मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में उस श्रेणियों को वर्णन किया गया है। जैसे सॉफ्टवेयर आपको पता है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार की होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी जो होती है वो होती है। तो आपको इस डायग्राम से भी बहुत कुछ समझ सकते हो और एग्जाम में आता है सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछता है तो आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सिस्टम। और जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेट। तो ये जनरलाइज का जो पैकेज होती है और कस्टमाइज पैकेट होती है, तो इसके बारे में आप अभी पढ़ोगे और जानोगे क्या है इसमें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होती है। अब जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो रोम में भंडारित प्रोग्राम का निर्देशित होता है। आपको पता है रोम जो होता है रैंडम, ठीक है, ओनली मेमोरी जो होता है जो इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर के विभिन्न इकाइयों को संग्रहित कर देता है और आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करता है। प्रोग्राम को, इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी रोम जो होती है, रोम का जब हम कोई चीज़ निर्देशित करते हैं तो सारी चीज़ इसी में इंस्टॉल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सेट है जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर को विभिन्न कार्य को नियंत्रित करने और कंप्यूटर को संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस श्रेणी में आती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेट करता है पूरे ही कंप्यूटर के पार्टों को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ संचालन के लिए इंटरफेस का प्रदान करता है। हार्डवेयर यंत्र यानी डिस्क, ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि का प्रबंधन करता है। डिस्क फाइल सिस्टम का प्रबंधन देख रेख करता है और एप्लीकेशंस प्रोग्राम को सहायता करता है। यूनिक्स, विंडोज़ और लाइन कनेक्शन कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपको पता है यूनिक्स, विंडोज़, लाइनक्स, सब सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी लोकप्रिय है हमारे बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उपयोगकर्ता के सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो सिस्टम का उपयोग करने तथा उनका अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन यह सभी अपेक्षित को नहीं कर पाता है। इसी कारण से एक विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे यूटिलिटी कहा जाता है प्रोग्राम में आया है। ये वे प्रोग्राम है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यकर्ता और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को मिटाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है एक विशिष्ट श्रेणी को सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कंप्रेस,
ऑन कंप्रेस फाइल सॉफ्टवेयर एंट्री, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्प्लिट एंड ज्वाइंट फाइल सॉफ्टवेयर इत्यादि। तो ये सारे जो सिस्टम के नाम हैं, सॉफ्टवेयर के श्रेणी के नाम हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम एक सेट होता है जिसे विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन जो है पैकेज जो पुस्तकालय को संबंधित करता है उसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसका उपयोग पुस्तकालय की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। यानी अगर देखिए लाइब्रेरी नाम से है ना, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो है लाइब्रेरी की इसमें रखी जाती है और जो चीज़ आप चाहोगे 2 मिनट में बता देता है। जैसे कि किताबों की जानकारी रखना, ठीक है, लेखा कारक की जानकारी, किताबों के वितरण की जानकारी, किताबों के वापस करने की जानकारी रखी जाती है। इसलिए इसको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे लाइब्रेरी की बातें रखी जाती है। किताब कब दिया गया, किताब कब आया, किताब कब लाना है, कब उसकी डेट खत्म हो रही है, तो सारी जानकारी होती है। कौन किताब हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है, तो सारी बातें हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। एक अन्य एप्लीकेशन पैकेज जो विद्यार्थी की जानकारी का प्रबंधन करता है उसे हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको विद्यार्थी के रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, पता, कक्षा विभाग, परीक्षा के परिणाम, सारे कुछ जो होता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में उपलब्ध होता है। अगला जो है हमारा है जनरलाइज पैकेज। ये उपभोक्ता से सहायक यानी यूज़ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जो उपभोक्ताओं के सामान्य ज़रूरतों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि दस्तावेज तैयार करना, चित्र बनाना, डाटा सूचना का प्रबंधन करने के लिए डाटाबेस तैयार करना, प्रोजेक्शंस बनाना, लेख लिखना। देखिए दोस्तों, आजकल जितना भी काम जो होता है कंप्यूटर बेस पे ही की जाती है। आप बड़े क्लास में जाओगे, जब BA में जाओगे तो आपको समझ में आएगी, या कोई इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ कंप्यूटर की बहुत सी एप्लीकेशन जो है आपको समझ में आएगा। बेशकली आजकल जो है बड़े कंप्यूटर के एप्लीकेशन जो है आपको मोबाइल में भी उपलब्ध है, आप इसके सिस्टम को भी समझ सकते हो मोबाइल में भी। यह प्रोग्राम एक समूह है जो विशिष्ट समस्याओं का हल करने के लिए सामान्य उद्देश्य के लिए उपकरण प्रदान करता है। कुछ जर्नलाइज पैकेज की निम्न सूची दी गई, जैसे कुछ है यहाँ पर ऑफिस दी गई है। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दस्तावेज को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसको? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को, जैसे वर्ड ऑपरेट, MS वर्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी ओपन ऑफिस और राइटर्स, सारी चीज़ें इसमें आती है, जो कह सकते हो दस्तावेज को बनाने के लिए इसका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है स्प्रेड शीट यानी डाटा विशेष, ये डाटा पॉइंट पूर्ण एक्सप्रेशन ओपन ऑफिस कॉक यानी सबका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रोजेक्टेशन यानी प्रेजेंटेशन जो आप लोग करते हो उसके लिए प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल्स, ठीक है, पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस सिस्टम, सारे जो होते हैं पावर पॉइंट सारे होते हैं, तो इसमें प्रोजेक्शन में आ जाता है, जिसमें हम प्रोजेक्शन को भी तैयार करते हैं। अगला जो हमारा क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है बहुत ही होता है, जिसमें ओपन ऑफिस बेस में आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल टूल्स यानी जैसे पेंट शॉप, प्रे, ऑडिवोड, फोटोशॉप, ये सारे कुछ जो होती है उसमें उपलब्ध होती है। उसके बाद है कस्टमाइज पैकेज। अब कस्टमाइज पैकेज क्या होती है, ये एक एप्लीकेशनल होती है, यानी एप्लीकेशनल होती है जिनका विकास किसी संगठन संस्था की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो होता है कस्टमाइज पैकेज जो होती है ना, कोई भी संस्था जो होती है अपने लिए बनवाती है, अपने सुविधाओं के लिए बनवाती है, जिससे कि वो काम चला सके। जैसे आपने देखा होगा बहुत से स्कूल के सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, तो वो अपने स्कूल के सॉफ्टवेयर खुद ही बनवाते हैं, जिससे क्या वो अपने स्कूल को ही कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो उसमें सिर्फ उनके स्कूल के ही जानकारी प्रदान होगी, अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं होगी, दूसरे स्कूल की जानकारी उसमें प्राप्त नहीं होगी आपको। आगे जो है ये विद्यार्थी जानकारी का विवरण, विस्तार और प्रोरोल्स पैकेज, मॉल सूचित नियंत्रण यानी सारे कुछ रखता है। ये पैकेज हाई लेवल कंप्यूटर भाषा का उपयोग करके विकास किया गया है, यानी आज का समय विद्यार्थियों के लिए सिस्टम बनाया गया है। आगे जो है हमारा जो है कंप्यूटर की भाषाएं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की भाषाएं होती है, आप जिस लैंग्वेज में करना चाहो उस लैंग्वेज में कर सकते हो, जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है वैसे कर सकते हो। भाषाएं संचार का साधन माना गया, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे के अपने विचार को अवगत होते हैं या उनके विचार को जानते हैं। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इसी आधार पर भाषा द्वारा कंप्यूटर के साथ संचालन किया जाता है। यह भाषा उपयोगिता के मशीन दोनों के द्वारा समझी जा सकती है। प्रत्येक भाषा की तरह जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी के अपने व्याकरण के नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर भाषा भी नियमों द्वारा बंधी हुई है। जिस भाषा का सिंटैक्स कहा जाता है, कंप्यूटर के संचालन के दौरान उपयोगिता के लिए सिंटैक्स आवश्यक होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के दो विभिन्न प्रकार वर्गीकृत किया गया, जैसे है लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसके बारे में बताया गया है इसमें। लो लेवल का अर्थ उस मौलिक तरीके से है जो मशीन का समझ में आता है। जो लेवल
जो के लेवल 11 को उदाहरण दिए गए, जैसे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में आपको याद रखना होगा कि यह भाषा 0 और 1 के रूप में होती है। भाषा हमेशा याद रखना कि कंप्यूटर में जो होता है 0 और 1 की भाषा के रूप में होता है, जिसे बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? बाइनरी। बाइनरी एग्जाम है तो बाइनरी किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो 0 1 के रूप में जो भाषा प्रदान की जाती है उसे बाइनरी कहते हैं। जो सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है यह मशीन पर निर्भर करता है। ये सीखने में कठिन और प्रोग्राम लिखने के लिए काफ़ी कठिन होती है। तो थोड़ा सा क्योंकि इनकी अपनी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर को, तो इन कंप्यूटर के लिए आसान होता है, बट आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। अगला जो है हमारा देखिए क्या है, असेंबली लैंग्वेज। यह भाषा मशीन कोड 0 और 1 के सांकेतिक कोड पर प्रतिस्थापित किया जाता है ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधारने के लिए यह प्रथम चरण होती है, यानी प्रथम चरण जो होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को संरचना को सुधारने के लिए। मशीन केवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है और इसमें कम समय लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों की ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान होता है, यानी इसमें आपको गलती ढूंढना बहुत ही आसान होता है। ये मशीन पर निर्भर होती है कि मशीन किस तरह के जो है प्रोग्राम उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए कि जिस प्रोग्राम में चलाना है, यानी कहाँ पर आपने चलाना है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमारा है क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी ये तो लो लेवल था, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। आप जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मशीन निर्भर होता है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए सामान्य और आसानी से समझ जाने के योग्य अंग्रेजी कथनों का उपयोग किया जाता है। हाई लेवल अंग्रेजी कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही सरल हो जाता है, यानी इसमें प्रोग्राम करना बहुत ही सरल होता है। विभिन्न हाई लेवल प्रोग्राम के निम्नलिखित दिए गए, जैसे बेसिक में क्या होता है, वेनियस ऑफ पैरेलल सिस्टमेटिक इक्वल्स कोड, यानी इसका पूरा नाम है वेनियस ऑल पर्पस सिम्बॉलिक्स इंस्ट्रक्शंस कोड। यह व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और एवं आसानी से सीखी जा सकने वाली सामान्य उपयोग किए गए भाषा होती है। आरंभिक दिनों में मुख्य माइक्रो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद है क्रोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली ये मनुकृत भाषा, यानी जो मानव द्वारा बनाया गया ये एक तरह का भाषा है। उसके बाद है फ्रोट्रॉन, ठीक है। जो फ्रोट्रॉन होती है वो होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। गणित संबंधी और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए इसका विकास किया गया था। यह वैज्ञानिक समुदायों में अत्यधिक लोकप्रिय भाषा में से एक माना गया है। उसके बाद तो आपको पता है सी लैंग्वेज के बारे में पता ही है, स्केचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका उपयोग सभी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक उपयोग, गेम्स के विकास करना, इस सारे सी में होती है। C++ के बारे में आपको नॉलेज होगा। लोकप्रिय प्रोजेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी C++ लैंग्वेज। कंप्यूटर में C++ जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद जो हमारा है कंपाइलर और असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर जो हमारा कंपाइलर होता है और असेंबलर होती है, उसका क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होता है और असेंबली लैंग्वेज क्योंकि मशीन पर निर्भर होता है फिर भी उसमें निर्देश के लिए निमोमैक्स का उपयोग किया जाता है, जिसे मशीन नहीं समझती है। अंततः दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सके, इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर्स की आवश्यकता होती है। देखिए दोनों लैंग्वेज को समझने के लिए जो है कंपाइलर और असेंबल का निर्माण किया गया है, जिससे भाषा को समझना बहुत ही आसान हो जाए, ताकि इन निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन किया जा सके। जो मशीनी लैंग्वेज होता है उसमें परिवर्तन किया जाए, इसके लिए ही कंपाइलर और असेंबलर का उपयोग किया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को बढ़ाता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तन करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। याद रखना, ये बहुत काम का क्वेश्चन है कि कंपाइलर किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीनी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाता है, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। और जो होता है ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को शेष प्रोग्राम कहा जाता है, शेष प्रोग्राम कहा जाता है। और कंपाइलर द्वारा अनुवाद किए जाने के बाद उस प्रोग्राम को एवरेज प्रोग्राम कहलाता है। जब उसको अनुवादित दिया जाता है तब उसको एवरेज प्रोग्राम कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ कंप्यूटर का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य वो समाप्त होती है, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से बातों को समझा सकूं, ठीक है। हमने कंप्यूटर के बारे में इसमें सारांश तो यही देखा है कि कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट होते हैं, उनकी अपनी एक फंक्शन होती है, उनकी अपनी उपयोग होती है। तो इसके लिए आपको पता है कंप्यूटर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर क्या है। ये जर्नली थी कि कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि अभी भी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। अपने आसपास जितने भी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो NI स्पोर्ट पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर में जानते हैं, क्या पता कंप्यूटर के कोर्स करना चाहते हैं, क्या पता इस कंप्यूटर के कोर्स में कई बोर्डों में काम आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर समझ में आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है आपकी सहायता की मुझे, क्योंकि आप ही करोगे प्रोत्साहित, तभी मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को समझोगे, हम अगले वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।